हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये वन शॉट वीडियो होने वाली है ऑन इंडियन जीके फॉर जूनियर असिस्टेंट एंड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंसी एग्ज़ाम्स। तो आज की वीडियो में जो जीके ऑफ इंडिया है उसको हम पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं, सारे सिलेबस को। ओके, सो होपफुली आप एंड तक बने रहेंगे। आई एम श्योर कि अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरा जो जीके है जम इंडिया का वो जो है वो कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की विद द टॉपिक नंबर 1 ऑफ द सिलेबस ऑफ इंडियन जीके, दैट इज़ पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, तो पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फ़ंड के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 2017 में 7.6 बिलियन पहुंची थी, और पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था दैट वाज 1.1%। और इंडिया एंड चाइना ये दो कंट्रीज़ थी जिनकी पॉपुलेशन 1 बिलियन से ज़्यादा थी। चाइना में 1.38 बिलियन लोग थे और इंडिया में जो है 1.2 बिलियन लोग हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 जो मार्च 2011 में रिलीज़ हुआ था। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो तीसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, दैट इज़ 323.9 मिलियन। उसके बाद इंडोनेशिया की पॉपुलेशन जो है 258.31 मिलियन है। ठीक है, अब पिछले कुछ टाइम में अगर हम देखें तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1804 तक जो है पूरे दुनिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन तक भी नहीं पहुंची थी। ठीक है, और 1927 तक जो 1 बिलियन है 1 बिलियन से 2 बिलियन भी नहीं पहुंच पाई। उसके बाद 1960 में एक और बिलियन लोग जो है वो इसमें ऐड हो गए थे, एंड उस टाइम पे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 3 बिलियन तक पहुंच गई थी। और 14 साल के बाद 1974 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी वो 4 बिलियन तक पहुंची। ठीक है, 1987 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो 5 बिलियन पहुंची। ठीक है, और जब पहला वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया ताकि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसको लेके जो अवेयरनेस है वो क्रिएट की जाए। ठीक है, उसके बावजूद इंडिया जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो 6 बिलियन पहुंची 1999 में। यूएस सेंसस ब्यूरो के अकॉर्डिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 2026 तक 8 बिलियन पहुंच जाएगी और 2043 तक 9 बिलियन पहुंच जाएगी। ठीक है, ऑल्दो जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज़ हुआ है 2% से 1.1%, बट स्टिल जो पॉपुलेशन है हमारी वो बढ़ रही है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 25 सालों में जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है, दैट इज़ बर्थ रेट का मतलब कि कितने हज़ार लोग जो हमारी पॉपुलेशन के हैं उनके कंपैरिजन में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, एंड हज़ार में कितने जो है वो लोग मर रहे हैं, दैट इज़ बर्थ। तो बर्थ रेट जो है वो कम हो रहा है, दैट इज़ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका नंबर भी कम हो रहा है, और जो डेथ्स हो रही है वो भी कम हो रही हैं। तो इसकी वजह से ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वुमेन है, पहले ज़माने में क्या होता था कि जो औरतें हैं, एक औरत जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी, उसका फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। अब जो है फर्टिलिटी रेट कम हो गया है, कंट्रासेप्टिव्स का यूज़ हो जाता है, और अबॉर्शंस भी जो है होते हैं जो लीगलाइज कर दिए गए हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में। सिमिलरली जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, पहले क्या होता था कि बच्चे बिकॉज अच्छी केयर उनको नहीं मिलती थी तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यंग एज में ही जो है उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, आज से 100 साल पहले की बात करें तो आज से 100 साल पहले जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी दैट वाज 50 साल की एज तक एक इंसान जो है वो ज़िंदा रहता था। ठीक है, आज के टाइम पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज़ 67.6 ईयर्स। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन डिवीज़न ये एस्टिमेट कर रही है कि 2050 तक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 75.4 हो जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और 65.4 जो है लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में होगा। अब अगर हम उन कंट्रीज़ की बात करें जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो चाइना जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ऑल्दो अभी आई थिंक इंडिया ने शायद चाइना को पीछे छोड़ दिया है। लगभग 20% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो चाइना में रहती है। ठीक है, 2018 में ये एस्टिमेट लगाया गया था कि चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो 1.38 बिलियन थी। चाइना जो है उन्होंने कुछ कैंपेन्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, ताकि जो पॉपुलेशन है वो और ज़्यादा नहीं बढ़े।
ठीक है। चाइना में जो है मैरिज लॉज बहुत ज़्यादा टफ हैं, ठीक है। बर्थ कंट्रोल जो है वो कंपलसरी है, कोई भी यंग लोग अगर शादी करते हैं तो उनके लिए बर्थ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और मैरिज एज, शादी की एज उन्होंने बढ़ाई थी, 22 कर दी थी फॉर मैन एंड 20 वुमेन के लिए। तो ये जो पॉलिसीज़ थी चाइना की, इसकी वजह से टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसका इफ़ेक्ट वर्ल्ड पे पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लीस्ट पॉपुलस कंट्री की बात करें तो सबसे कम पॉपुलेशन दुनिया में कौन सी कंट्री की है? सबसे कम पॉपुलेशन है वेटिकन सिटी की, ठीक है, जहाँ पे 1000 लोग रहते हैं। डेंसली पॉपुलेटेड, अब पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब कि कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है मोनाको की, दैट इज़ पर स्क्वायर किलोमीटर 15,322 लोग जो है वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो कंट्रीज़ का नंबर कितना है भाई अभी, तो 195 सॉवरेन स्टेट्स हैं, ठीक है। 195 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, 193 कंट्रीज़ जो है वो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर हैं, और 3 नॉन मेंबर्स हैं, कोसोवो, चाइना, ताइवान एंड वेटिकन सिटी। 61 कॉलोनीज़ हैं और 6 मेजर डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं। एक्नॉलेज न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी स्टेट्स, मतलब जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, इजराइल एंड पाकिस्तान। अर्बनाइजेशन की बात करें तो पिछले 40 सालों में जो है बहुत सारी माइग्रेशन जो है वो अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज़ में हुई है। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग 2005 में 3.2 बिलियन लोग या 49% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की थी वो अर्बन एरिया में रहती थी, और ये नंबर जो है 60% हो जाएगा 2030 तक। 2008 में लगभग आधी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो शहरों में रह रही थी, ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो सबसे बड़ी कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया जो है दैट इज़ रशिया, जिसका एरिया जो है दैट इज़ 170,75,000 स्क्वायर किलोमीटर, या पूरे वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है उसका 11.5% लैंड एरिया रशिया के पास है। रशिया जो है वो यूनाइटेड किंगडम से 70 गुना बड़ा है इन एरिया, लेकिन पॉपुलेशन जो है रशिया की दैट इज़ जस्ट 142.25 मिलियन, ठीक है। एंड यूके के कंपैरिजन में सिर्फ 2.2% ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। सबसे छोटी कंट्री की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे छोटी कंट्री है वेटिकन सिटी या हॉली सी, ठीक है, जिसको रोम का जो शहर है इटली में उसके अंदर इसको एक छोटा सा कंट्री बना लिया गया, और इसका जो एरिया है दैट इज़ 0.44 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटा रिपब्लिक जो है दैट इज़ नाउरू, ठीक है, जो कि इक्वेटर के 1 डिग्री साउथ में है, क्लेस्टन पैसिफिक में, जो कि 31 जनवरी 1968 को आज़ाद हो गया था। इसका एरिया है 21 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन है 9,642 इन 2017। मोस्ट पॉपुलस अर्बन एग्लोमरेशन दैट इज़ ग्वांजो इन चाइना, जहाँ पे पॉपुलेशन 47.6 मिलियन है। सबसे ज़्यादा अर्बन एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं दैट इज़ दिस प्लेस। हाईएस्ट टाउन की बात करें तो विंचन जो है 1955 में एक टाउन था जो चिंगाई तिब्बत रोड पे बनाया गया है, जो कि टंगला रेंज के नॉर्थ में है और 5100 मीटर के एल्टीट्यूड में है अबव सी लेवल। दुनिया का सबसे हाईएस्ट टाउन है वर्ल्ड में। हाईएस्ट कैपिटल की बात करें तो हाईएस्ट कैपिटल का जो रिकॉर्ड है वो है वो था तिब्बत, ठीक है। तिब्बत की जो कैपिटल है लासा, जिसकी एलिवेशन 3684 मीटर्स थी। ला पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव और डिफैक्टो कैपिटल है बोलीविया की, अभी के टाइम पे वो हाईएस्ट कैपिटल है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3631 मीटर्स अबव सी लेवल, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड। तो फिजिकल डिविजन्स की बात करें, पॉलिटिकल डिवीजन और फिजिकल डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल डिवीजन का मतलब कि ऐसा डिवीजन जो हम लोगों ने किया है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलिटिकल डिवीजन। जैसे हम लोगों ने जो है कंट्रीज़ के जो है बॉर्डर्स जो है वो लोगों ने, इंसानों ने बनाए हैं। फिजिकल डिवीजन्स का मतलब होता है कि जो नेचुरली जो डिवीजन्स हैं, नेचुरली जो वर्ल्ड डिवाइडेड है अलग अलग एंटिटीज़ में, उसको हम बोलते हैं फिजिकल डिवीजन्स। तो वर्ल्ड को जो है हम लोग डिफरेंट कंटिनेंट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला कंटिनेंट हमारे पास आता है एशिया। एशिया की बात करें तो एशिया जो कंटिनेंट है ये दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट है, और पूरी दुनिया का जो लैंड सरफेस एरिया है उसका 1/3 जो लैंड सरफेस एरिया है वो एशिया में है। मेन माउंटेन रेंजेस जो एशिया में देखने को मिलती हैं, हिमालयन माउंटेंस, कुनलुन माउंटेंस, टियन शैन माउंटेंस, अल्ताई माउंटेंस, तिब्बतन प्लेट्यू, चीफ। और मेजर रिवर्स की बात करें तो मेजर रिवर्स में गैंजेस रिवर, यांजी रिवर, यमुना रिवर, येनिसे रिवर, आमूर रिवर, वैंगहो रिवर, मिकोंग रिवर। डेजर्ट्स की बात करें तो डेजर्ट्स में
अरेबियन डेजर्ट, थार डेजर्ट। क्लाइमेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन जो है वो क्लाइमेट में देखने को मिलता है। नॉर्थ में जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, साउथ एंड ईस्ट में मानसूनल क्लाइमेट होता है, दैट इज़ मानसून सीज़न में जो है रेनफॉल होती है। मिनरल्स की बात करें तो मेन मिनरल्स में गोल्ड, कोल, ऑयल, आयरन एंड मैंगनीज आता है। और मेन कंट्रीज़ की बात करें तो कौन सी कंट्रीज़ हैं मेजर कंट्रीज़ एशिया में? इंडिया, ईरान, इराक, इसराइल, जॉर्डन, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट शहरों की बात करें, न्यू दिल्ली, मुंबई, टोक्यो, ढाका, बीजिंग, रंगून, बैंकॉक, कोलंबो, हनोई एंड ताशकेंट। उसके बाद अफ्रीका की हम बात करते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा जो कंटिनेंट है वर्ल्ड का, दैट इज़ अफ्रीका। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के नॉर्थ में है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, एंड इसके ईस्ट में है रेड सी और इंडियन ओशियन, और इसके वेस्ट में है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। और ये जो है एशिया को एडजॉइन करता है, एशिया के साथ में है, ठीक है, इथमस ऑफ सुइज़ के थ्रू। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फिजिकल एंड कल्चरल कंडीशंस देखने को मिलती है। मेन कंट्रीज़ की बात करें तो इजिप्ट, सूडान, इथियोपिया, कीनिया, सोमालिया, कॉन्गो, ज़ैम्बिया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया एंड अंगोला। डेजर्ट्स की बात करें तो इसके नॉर्थ में जो है डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेंटर में फॉरेस्ट एंड प्लेट्यूज साउथ में देखने को मिलते हैं। सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है दैट इज़ किलिमंजारो माउंटेन, विच इज़ सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5895 मीटर्स। मेन रिवर्स की बात करें तो दुनिया का सबसे लंबा रिवर दैट इज़ नाइल रिवर, ठीक है। इसके अलावा कॉन्गो रिवर, नाइजर रिवर, जैम्बीजी। सबसे बड़ा लेक है विक्टोरिया, ग्रेट रिफ्ट वैली ईस्ट अफ्रीका में। इक्वेटर के अराउंड जो रीजन्स हैं वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, एंड जो सहारा डेजर्ट एंड कालाहारी डेजर्ट है नॉर्थ में, वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, ठीक है। सहारा जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। एग्रीकल्चर की बात करें, वाइन, ऑलिव्स, वीट, एस्पार्टो ग्रास नॉर्थ में, कोकोआ, ऑयल पाम, ग्राउंडनट, कॉफ़ी, कॉटन सेंटर में, वीट, मेज़, वूल साउथ में, मिनरल्स में गोल्ड, डायमंड्स, कॉपर। इंपॉर्टेंट सिटीज़ में कायरो, लुसाका, केप टाउन, मोम्बासा, नेरोबी, एडिस अबाबा, हरारे एंड प्रिटोरिया। फिर बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप की बात करें तो ये क्या है, ये यूरोपियन लैंडमास का वेस्टर्न पेनिनसुला है, ठीक है, जिसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है एशिया के साथ, ठीक है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो यूरल माउंटेन्स के अलोंग जो लाइन है वही एक ऐसी लाइन है जो इसको एशिया से सेपरेट करती है, ठीक है। और वहाँ से फिर ये कैस्पियन सी एंड कॉकेशियस से ब्लैक सी तक जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो सबसे छोटा कंटिनेंट है वर्ल्ड का बाय एरिया दैट इज़ यूरोप, ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया में कोई भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसका एपिसेंटर जो है वो यूरोप रहता है। चीफ माउंटेन्स की बात करें तो चीफ माउंटेन्स में अल्प्स, पायरीन्स, कैरपैथियंस, बैल्कन्स, एपिनाइसिस, सियरा निवाडा, यूरल्स, कॉकेसस। चीफ रिवर्स में वोल्गा, डनूबे, राइन, ड्नीपर, यूरल, डॉन। चीफ लेक्स में लाडोगा, ओनेगा, पीपस, वेनेरा, वेटर्न। क्लाइमेट आर्कटिक बॉर्डर। विंटर्स में जो वेदर रहता है वो बहुत लंबा रहता है और ठंडा रहता है, और समर जो है एकदम शॉर्ट एंड कूल रहते हैं, बर्फ़बारी यहाँ पे होती है। एग्रीकल्चर की बात करें, सीरियल्स, फ्रूट्स, शुगर बीट, पोटैटो, वैक्स, हेम्प। पेस्टोरल फार्मिंग करते हैं लोग, जानवरों को पालते हैं। डेयरी फार्मिंग इज़ वेरी पॉपुलर हियर। फिशिंग, फॉरेस्ट्री, वुड, पल्प, पेपर, आयरन, कोल, पेट्रोलियम। एंड इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी यहाँ पे होती है। मेन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? यूके, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, नॉर्वे, स्वीडन, पोर्तुगल, इटली, सर्बिया, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया, रोमानिया। पॉपुलेशन 739 मिलियन अकॉर्डिंग टू 2017। इंपॉर्टेंट सिटीज़ में बर्न, पेरिस, बर्लिन, लंदन, बॉन, वियना, म्यूनिक, प्रैग, वार्सो, रोम, बुडापेस्ट, स्टॉकहोम, मॉस्को, बेलग्रेड, मैड्रिड एंड ऑस्लो। फिर बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का जो नॉर्दर्न कंटिनेंट है दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ आते हैं, जो कि वेस्ट हाई चेन ऑफ माउंटेन्स पे है, लोअर रेंज ऑफ लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। एग्रीकल्चर में टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स, सीरियल्स, टोबैको, शुगर बीट, पोटैटोज़, ठीक है। लंबरिंग यहाँ पे जो है वुड बहुत ज़्यादा है, तो वुड फन जो है यहाँ पे वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। मिनरल्स में रिच है कोल, पेट्रोलियम, आयरन, मैंगनीज। जनरल इंडस्ट्रीज, शिप बिल्डिंग। रेड इंडियंस इसको पहले ऑक्यूपाई करते थे, अभी जो है वाइट रेसेस इसको ऑक्यूपाई करते हैं। साउथ में बहुत सारे नीग्रोज रहते हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज़ में न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, मैक्सिको, मॉन्ट्रियल एंड ओटावा। आफ्टर दैट देयर इज़
साउथ अमेरिका की बात करें तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर का साउदर्न कंटिनेंट है, जिसमें अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, चिले, कोलंबिया, इक्वाडर, पैराग्वे, पेरू, यूरुग्वे, वेनेजुएला एंड गुयाना आता है। क्लाइमेट डाइवर्स क्लाइमेट है जो वेरी करता है विद लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। इक्वेटर के अराउंड जो क्लाइमेट है वो गर्म क्लाइमेट है, यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है। एटाकामा डेजर्ट मिडिल वेस्ट कोस्ट पे, साउथ टेम्परेट में। चीफ इंडस्ट्रीज़ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, कोकोआ, कॉफ़ी, शुगर केन, रबर, सीरियल्स, मिनरल्स में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, डायमंड्स, नाइट्रेट्स। फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ डेवलपिंग धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। पोर्तुगीज़ डिसेंट इंडियाज़, नीग्रोज, म्यूलेटोज एंड मेस्टिजोज मिक्सड रेसेस भी यहाँ पे पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात करें, रियो डी जेनेरियो, सेल्वाडर, ट्रिनिडाड, ब्यूनस एरीज, लापाज। देन यू हैव यू रीच ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड का सबसे छोटा कंटिनेंट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड, न्यू गिनी एंड नेबरिंग आर्किपेलागोस भी इसके मेंबर्स हैं। कॉमनवेल्थ जो ऑस्ट्रेलिया का है, जिसमें तस्मानिया के आइलैंड्स आते हैं, वो ऑलमोस्ट यूरोप के जितना है, लेकिन 34.98 मिलियन इन्हेबिटेंट्स हैं, जिसमें से मोस्टली जो है वो ब्रिटिश ओरिजिन के हैं, लेकिन 50,000 नेटिव एबोरिजन्स हैं। ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो है ये इसमें जो स्टेट्स आते हैं, न्यू साउथ वेल्स, कैपिटल सिडनी, क्वींसलैंड कैपिटल ब्रिस्बेन, साउथ ऑस्ट्रेलिया कैपिटल एडिलेड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कैपिटल पर्थ, विक्टोरिया कैपिटल मेलबर्न, टैस्मेनिया कैपिटल हॉबार्ट। ये जितनी भी कैपिटल सिटीज़ हैं इनके पोर्ट्स जो है वो पर्थ के थ्रू हैं, ठीक है। एक एरिया जो अनइनहेबिटेड है वो है नॉर्दर्न टेरिटरी, कैपिटल डार्वेनियन है, और बाकी फेमस टाउन है एलिस स्प्रिंग्स। टेरिटरी जो है अपने आप को गवर्न नहीं करती है। फेडरल कैपिटल कैनबेरा है। ऑस्ट्रेलिया जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वूल जो है उसको प्रोड्यूस करता है। कंट्री में गोल्ड, आयरन और लेड और जिंक के भी बहुत रिच सप्लाईज़ हैं, और स्टील इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ऑस्ट्रेलिया में ग्रो कर रही है। एक इंपॉर्टेंट रिवर जो ऑस्ट्रेलिया का है दैट इज़ स्नोवी, न्यू साउथ वेल्स में और विक्टोरिया में। और एक नई इरिगेशन स्कीम जो है वो कैरी आउट की जा रही है इस रिवर में और मुरे में, जिसमें रिवर को जो है रिवर वाटर्स को माउंटेन्स के थ्रू लिया जाएगा। पहला फ्री इमिग्रेंट्स जो है वो ब्रिटेन से 1793 में यहाँ पे आए थे ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, और इनको कैप्टन कुक ने जो है वो 20 ईयर्स पहले ही डिस्कवर किया था, ठीक है, जब ये सेटलर्स न्यू साउथ वेल्स में आए थे। तो दैट इज़ वाई ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना स्टेट है। 1910 में जो 6 स्टेट्स थे वो सब यूनाइटेड थे एक फेडरेशन में, जिसको कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोलते थे। एंड देन अनदर कंटिनेंट इज़ योर अंटार्कटिका, 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अनइनहेबिटेड लैंड है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है। साउथ पोल पे लोकेटेड है, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, और आइस की शीट्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ग्लेशियर्स, वॉल्केनोज एंड आइलैंड्स। 60 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में जो एरिया है वो पीसफुल इंटरनेशनल रिसर्च के लिए उसको रिजर्व किया गया है। ओके, तो वी आर डन विद फर्स्ट टॉपिक विच इज़ पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड। अब सिमिलर पैटर्न पे हमने बात करनी है अबाउट फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। ओके, तो चलिए बात करते हैं। तो अगर हम इंडिया के फ़िज़िकल डिविजन्स की बात करें तो हिमालयाज़ जो हैं वो इंडिया की नॉर्दर्न बाउंड्री बनाते हैं। तो इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज़ लाई करते हैं, ठीक है, और हिमालयाज़ के आगे चाइना, नेपाल एंड भूटान लाई करता है, जो कि इंडिया के नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में है, और वो भी हिमालयन रीजन का एक पोर्शन जो है उसको कवर करता है। माउंटेन रेंजेस की एक सीरीज़ जो है ईस्ट में इंडिया को म्यांमार से सेपरेट करती है। ईस्ट में इंडिया के बांग्लादेश है, जिसको इंडियन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम जो है वो उसके नेबरिंग स्टेट्स हैं। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया को बॉर्डर करते हैं। साउथ में गल्फ़ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप आइलैंड्स जो अरेबियन सी में हैं, ये इंडियन टेरिटरी का पार्ट हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया को 3 नेचुरल रीजन्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं हिमालयाज़। हिमालयाज़ की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस, दैट इज़ वो माउंटेन्स जो सबसे लेटेस्ट बने हैं, दे आर हिमालयाज़। हिमालयाज़ की बात करें तो ये इंडिया की नॉर्दर्न बाउंड्री बनाते हैं, और ये एक्सटेंड करते हैं। इनकी शुरुआत जम्मू एंड कश्मीर से होती है वेस्ट में, और वहाँ से ये जाते हैं असम, मणिपुर एंड मिज़ोरम तक ईस्ट में। टोटल लंबाई की बात करें तो ये जो माउंटेन चेन है हिमालयाज़ की, इसकी जो टोटल लंबाई है दैट इज़ 5000 किलोमीटर, जिसमें से 2500 किलोमीटर जो है वो एक आर्क की फॉर्म में है, वो एक सेमी सर्कल की फॉर्म में है बॉर्डर के अलॉन्ग। हिमालयाज़ की बात करें तो हिमालयाज़ में बहुत सारी पैरेलल माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है। मेन रेंज जो हिमालयाज़ की है उसकी जो एलिवेशन है वो 6000 मीटर है मीन सी लेवल के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, वो उनका ओरिजिन जो है वो इसी हिमालयन रेंज में होता है, ठीक है।
और इनमें से कुछ ग्लेशियर्स वर्ल्ड के सबसे बड़े ग्लेशियर्स भी हैं। और ये जो लॉफ्टी हिमालयाज़ है इसको हिमाद्री या ग्रेटर हिमालयाज़ बोलते हैं। एवरेज हाइट जो है दैट इज़ 6100 मीटर्स अबव मीन सी लेवल, ठीक है। साल भर जो है ये बर्फ़ से ढका रहता है। दुनिया की जो ऊंची पीक्स हैं जैसे माउंट एवरेस्ट जिसकी एलिवेशन 8848 मीटर है, कंचनजंगा 8598 मीटर है, धौलागिरी 8166 मीटर एंड नंगा पर्वत 8126 मीटर, ये इन्हीं ग्रेटर हिमालयाज़ में जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इन माउंटेन्स की बात करें तो इनके थ्रू जो है बहुत सारे माउंटेन पासेस हैं, ठीक है, जो विंटर्स में जो है बर्फ़ से ढके रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस हैं, फॉर एग्जांपल जोजिला पास है कश्मीर में, बारालाचा एंड शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, थागला एंड लिपू लेक उत्तराखंड में और जेलेपला सिक्किम में। उसके बाद मेन रेंज के साउथ में जो है वो मिडिल रेंज आती है जिनको लेसर हिमालयाज़ बोलते हैं, जिनकी जो एवरेज एलिवेशन है वो 2600 और 4800 मीटर के बीच में होती है। लेसर हिमालय में कोई ग्लेशियर नहीं होता और इसका जो एल्टीट्यूड है नॉर्मली उतनी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे नहीं होती है। इनकी जो विड्थ है दैट इज़ 60 to 80 किलोमीटर। इनको हिमाचल रेंज जो है वो बोला जाता है और बहुत सारे हिल स्टेशंस जैसे कि नैनीताल, मसूरी, रानीखेत जो है इनमें लोकेटेड है। पीर पंजाल एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है लेसर हिमालयाज़ की। आउटर हिमालयाज़ की बात करें तो आउटर हिमालयाज़ जो है इसमें माउंटेन रेंजेस आती हैं जो लेसर हिमालयाज़ के और प्लेन ऑफ इंडिया के बीच में आती है। इसकी जो एवरेज एलिवेशन है दैट इज़ 1000 to 1300 मीटर्स। इनको शिवालिक्स भी बोलते हैं। इनकी जो एवरेज विड्थ है वो 50 किलोमीटर है वेस्ट में और 15 किलोमीटर है ईस्ट में। और ये अलग अलग रिवर्स जो सेडिमेंट्स लाते हैं उनसे बनते हैं, ठीक है। और मेन रेंज के नॉर्थ में जो है ट्रांस हिमालयाज़ या तिब्बत हिमालयाज़ लाई करते हैं। ये जो रेंज है ये एक वाटरशेड की तरह एक्ट करता है रिवर्स के लिए जो कि नॉर्थ में फ़्लो करते हैं या साउथ में फ़्लो करते हैं। इन तो ये कुछ छोटी मोटी रेंजेस हैं हिमालयन सिस्टम में, जिसमें काराकोरम रेंज आती है जिसकी सबसे ऊंची पीक K2 पीक है, और जंस्कर रेंजेस है वेस्ट में, और पतखोई, लुशाई और गारो रेंजेस है ईस्ट में। अरावली रेंज की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अरावली रेंज है जो कि सबसे पुराना माउंटेन सिस्टम है वर्ल्ड का। अभी की जो अरावली रेंज है ये एक बहुत बड़े माउंटेन सिस्टम का एक बचा खुचा एक माउंटेन है जो पुराने टाइम पे एग्जिस्ट करता था, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स होते थे जो जिनकी एलिवेशन बहुत ज़्यादा होती थी, बर्फ़ भी पड़ती थी और बहुत सारे ग्लेशियर्स भी होते थे। उसके बाद पंजाब हिमालयाज़ एक और डिवीज़न हिमालयाज़ की होती है। फॉर एग्जांपल हिमालयाज़ को डिवाइड किया जाता है पंजाब हिमालयाज़ में। पंजाब हिमालयाज़ वो हिमालयाज़ जो इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में है, जिनकी लंबाई 562 किलोमीटर है। उसके बाद कुमाऊँ हिमालयाज़ जो 320 किलोमीटर की जिनकी लंबाई है सतलज से रिवर काली तक। नेपाल हिमालयाज़ जो कि 800 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं रिवर काली से लेकर रिवर तीस्ता तक। और सबसे ऊंची पीक्स जो हिमालयाज़ की है वो तीस्ता के ईस्ट में है अप टू ब्रह्मपुत्रा ओवर अबाउट 750 किलोमीटर। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी का दैट इज़ द प्लेन ऑफ गंगा। तो ये जो प्लेन है, मैदान, एक फ्लैट एरिया है, इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है दैट इज़ 240 to 320 किलोमीटर। और 3 नदियाँ जो हैं वो ये प्लेन्स बनाती हैं। सबसे पहली नदी है इंडस, दूसरी है गंगा, तीसरी है ब्रह्मपुत्रा। ये रिवर्स की बात करें तो ये रिवर्स जो है ये जब आती है माउंटेन से तो मिट्टी लाती है और मिट्टी को जो है अपने किनारों पे डिपॉजिट करती है और उसी डिपॉजिशन से ये जो प्लेन्स हैं ये बनते हैं। इसमें जो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है और ये दुनिया के सबसे बड़े प्लेन्स में आता है, ठीक है। इनकी जो चौड़ाई है वो पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा होती है और सबसे तंग जो है ये बिहार में होते हैं। जो पुरानी मिट्टी जो डिपॉजिट होती है, जो फ्लड प्लेन, जो जिन प्लेन्स में फ्लडिंग होती है उनसे ऊपर डिपॉजिट होती है, उसको भांगर बोलते हैं। और जो नया एलुवियम बनता है उसको खादर बोलते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल से लेके पंजाब तक ये जो प्लेन है ये पाया जाता है। ये जो प्लेन्स हैं ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की पाई जाती है। मिट्टी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो मौसम है वो बहुत अच्छा होता है। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है, खेती बाड़ी जो है वो इसी एरिया में इंडिया में होती है। फिर तीसरा जोग्राफिकल रीजन है इंडिया में पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इंडो गैंजेटिक प्लेन के साउथ में जो रीजन पाया जाता है उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है। और ये जो प्लेट्यू है इसके 3 साइड से समुंदर है। डेक्कन प्लेट्यू जो है इसकी शेप एक ट्रायंगल के जैसी है। इसकी जो बेस है वो नॉर्थ में है। मेजर जो नदियाँ हैं
नर्मदा जो है एक तंग वैली के थ्रू बहती है। ये इस रीजन को दो पार्ट्स में बांटती है, मालवा प्लेट्यू इसके नॉर्थ में और डेक्कन ट्रैप जो है वो इसके साउथ में है। मोस्टली जो प्लेट्यू रीजन का जो रॉक है वो बहुत पुराना रॉक है और वो इग्नियस टाइप का रॉक है। पेनिनसुलर डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो जो विंध्या माउंटेन से केप कमोरिन तक है, ये एक फ्लैट लैंड है जिसकी एलिवेशन 300 टू 1000 मीटर है और ये एक ट्राइंगल के जैसा है शेप में, जिसके दो और दो साइड्स जो ट्राइंगल की है उनको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है वो बनाता है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो ये अनइवन है और रॉकी है, पथरीला है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और तप्ती जो है कुछ मेजर नदियां हैं जो यहाँ पे बहती हैं। वेस्टर्न घाट्स एंड सह्याद्रीज की बात करें तो ये एक कंटिन्यूस चेन है माउंटेन्स की जो महाराष्ट्र से शुरू होती है और वेस्ट कोस्ट में कन्याकुमारी तक जाती है। कुछ गैप्स जो है बीच बीच में है। डोडा बेटा जो तमिलनाडु में है जिसकी एलिवेशन 2637 मीटर है, ये सबसे ऊंचा पीक है वेस्टर्न घाट्स का। ईस्टर्न घाट्स जो है एक डिसकंटिन्यूस माउंटेन्स की चेंज बनाते हैं जिनके थ्रू बहुत सारी रिवर वैलीज पाई जाती हैं और इनको अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग नामों से जाना जाता है। नल्ला मल्ला हिल्स पालकोंडा हिल्स आंध्र प्रदेश में, जवाड़ी हिल्स, पच्ची मलाई, गोंदू मलाई और बिलगिरी रेंज। वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स को जो है ईस्टर्न घाट्स के साथ कनेक्ट करते हैं नीलगिरी हिल्स। इनके साउथ में पाया जाता है अन्नामलाई जो कि सेपरेटेड है पालगढ़ पास के थ्रू। दो ब्रांचेस अन्नामलाई हिल्स की जिनको पलानी हिल्स और येलागिरी हिल्स बोला जाता है। बहुत सारे जो रिवर्स हैं वेस्टर्न घाट्स के वो वाटरफॉल्स बनाते हैं। शिवा समुद्रम फॉल, गोकाक फॉल और महात्मा गांधी फॉल जो है कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं इस एरिया के। फिर बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की। अब कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो जो घाट है और जो समुद्री किनारा है उसके बीच में जो है वेस्टर्न साइड पे प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं। वेस्टर्न साइड पे भी प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं और ईस्टर्न साइड पे भी प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं। वेस्टर्न साइड पे जो प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं वो तंग होते हैं इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में बहुत सारे रिवर डेल्टाज आते हैं जो कि रिवर्स बनाते हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लेक्स भी पाए जाते हैं, जैसे चिलिका लेक गोदावरी एंड महानदी के बीच में, कोलेरू लेक गोदावरी और कृष्णा के बीच में, प्यूलिकत लेक नॉर्थ ऑफ चेन्नई। वेस्टर्न प्लेन्स जो है वो एलुवियल प्लेन्स बनाते हैं गुजरात में जो कोंकण प्लेन्स में कंटिन्यू होते हैं। तो कंपैरेटिवली जो नैरो प्लेन्स होते हैं केरला में उनमें बहुत सारे लगून्स बनते हैं। ठीक है। लगून क्या होता है कि समुद्र से सेपरेट होकर जो लेक बनता है। लगून एक पानी का एक स्तोत्र होता है, ठीक है, जो कि समुंदर से जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो इसके अलावा 247 इंडियन आइलैंड्स हैं जिसमें से 204 आइलैंड्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में हैं और बाकी जो आइलैंड्स हैं वो अरेबियन सी में है। वेस्टर्न आइलैंड्स को लक्षद्वीप बोला जाता है, ठीक है, जो अरेबियन सी में है, और ईस्टर्न वंस को अंडमान एंड निकोबार बोला जाता है जो सिचुएटेड है बे ऑफ बंगाल में। अब बात करते हैं पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया की। पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडिया के पॉलिटिकल डिवीजन्स आपको पता है कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। सो देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ इन इंडिया। अब यहाँ पे आपको हर स्टेट का याद नहीं रखना है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। मेन चीज़ें आप याद रखो। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है। सो इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान, ठीक है, कैपिटल जयपुर है। एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे बड़ा स्टेट जो है दैट इज़ यूपी, ओके, उत्तर प्रदेश, ओके, कैपिटल कौन सी है, लखनऊ। एंड यूटीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ओके। सो ये हैं इंडियन स्टेट्स। 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। तो ये आपने पता लगाना है और यही पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया जो है वो होती है, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की जो कि आपके सिलेबस में मैंशनड है, विच इज़ इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड, ठीक है, इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल की हम बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद इंडियन कल्चर, ठीक है। इंडियन कल्चर की बात करें तो क्रिएटिव आर्ट जो है उसको प्रमोट करने के लिए 3 एकेडमीज़ जो है वो इंडिया में खोली गई हैं। कौन कौन सी एकेडमी है सबके बारे में 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहली एकेडमी है ललित कला एकेडमी, और ये एकेडमी कहाँ पे लोकेटेड है, ये एकेडमी लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ये जो एकेडमी है इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। ललित कला एकेडमी जो है इसका मकसद क्या है कि जो इंडिया का आर्ट है, इंडिया की जो कलाकृतियाँ हैं उनको पॉपुलराइज़ करना है, ठीक है, पूरे देश में
और पूरी दुनिया में, ठीक है, एग्जीबिशंस के थ्रू, पब्लिकेशंस के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, कैंप्स के थ्रू, ठीक है। हर 3 सालों के बाद जो है एक ट्राई इनेल इंडिया, एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो है उसको ये कंडक्ट करवाती है। सिमिलरली रिसर्च पेपर्स पब्लिश करती है इंडियन आर्ट्स के ऊपर। सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने के अलावा जो इंडिया के पॉपुलर आर्टिस्ट्स हैं उनको जो है सम्मानित करती है। एकेडमी जो है उन्होंने रीजनल सेंटर्स बनाए हैं, राष्ट्रीय ललित कला केंद्रास लखनऊ में, कोलकाता में, चेन्नई में और भुवनेश्वर में, और एक छोटा सा ऑफिस जो है वो मुंबई में बनाया है। फिर है संगीत नाटक एकेडमी न्यू दिल्ली में। तो संगीत नाटक एकेडमी जो है ये सेटअप किया गया था 1953 में। इसका मकसद क्या है कि जो डांस है, ड्रामा है और म्यूज़िक है उसको हमने प्रमोट और डेवलप करना है। ये क्या करता है, ये बहुत सारे सेमिनार्स करवाता है, बहुत सारे फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज कराता है। जो पॉपुलर आर्टिस्ट्स होते हैं उनको जो है ये अवार्ड्स देता है, और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है जो ट्रेडिशनल टीचर्स होते हैं, और स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देता है, ठीक है। सिमिलरली एक्सचेंज ऑफ ट्रूप्स का स्कीम भी जो है ये लॉन्च करता है। इसके बाद तीसरा इंस्टीट्यूट है साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली में। तो साहित्य अकेडमी जो 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसका मेन फंक्शन क्या है कि इंडियन लेटर्स को हमने डेवलप करना है, लिटरेरी स्टैंडर्ड्स हमने हाई इस्टेब्लिश करने हैं। जो इंडियन लैंग्वेज के में जो भी किताबें लिखी गई हैं उनको बाकी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना है। लिटरेचर और क्रिटिसिज्म की हिस्ट्री पे जो बुक्स लिखी गई हैं उनको पब्लिश करना है, बिब्लियोग्राफीज़ एंड रेफरेंस बुक्स। एकेडमी के रीजनल ऑफिसेज हैं मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड चेन्नई में। अब स्कल्पचर की बात करें तो स्कल्पचर मतलब मूर्तिकारी, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में सेटअप किया गया था। तो जितने भी स्कल्पचर्स हैं, जो भी मूर्तियां हैं या जो भी ऐतिहासिक मोनूमेंट्स हैं, उनको मेंटेन करने का काम जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। फिर बात करते हैं डांस की। तो इंडिया का एक बहुत रिच एक इतिहास है डांसेस का। ट्राइबल लोग हैं उनके अपने डांसेस हैं, फोक डांसेस हैं और क्लासिकल डांसेस हैं। अब इंडिया के क्लासिकल डांसेस की बात करें तो भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कौन से स्टेट में पॉपुलर है? तमिलनाडु। फेमस आर्टिस्ट यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, अरुण देल, स्वप्ना सुंदरी, सोनल मानसिंह, वैजंती माला, मृणालिनी साराभाई, चंद्रलेखा, इंद्रानी, राम गोपाल, बाल सरस्वती। कथकली कहाँ पॉपुलर है? केरला में। फेमस आर्टिस्ट गोपीनाथ, के नायर, कुंजू कुरूप, टी के चंदू। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सपना सुंदरी, राजा रेड्डी, शोभा नायर, ठीक है। कथक नॉर्थ इंडिया, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, शंभू महाराज, सितारा देवी, विष्णु शर्मा, दुर्गा लाल, शोभाना नारायण। ओडिसी ओडिशा, केलुचरण महापात्रा, इंद्रानी रहमान, माधवी मुदगल, प्रतिमा बेदी, समयुख पानीग्रही, सोनल मानसिंह, देबूदास। मणिपुरी मणिपुर, उदय शंकर, बिपिन सिंह, सूर्यमुखी, दरोही, झावेरी। ओके। अब स्टेट एंड फोक डांसेस की बात करें तो आंध्र प्रदेश का स्टेट डांस कौन सा है? कुचिपुड़ी, गंतमर, डाला, ओतम, थेडल। असम बिहू, बिचुआ, नाथ पूजा, महारस, काली गोपाल, बागुरुम्बा, नागा डांस, खेल गोपाल, तबल चोंगली, कानोई, झमुरा होबजाई। बिहार का जता जतिन, भोको बखेन, पानवरिया, सामा चकवा, विदेशिया। गुजरात का गरबा, डांडिया रस, तिपन्नी जुरिन, भयावनी। हरियाणा का झूमर, फग, दप, लूर, गुग्गा, खोर, गागोर। हिमाचल प्रदेश का झोरा, झली, चरही, धमन, चपेली, महासू, नाती एंड धागी। जम्मू कश्मीर में रोफ, हिकात, मंजस, कुद, दंदी नाच, दमाली। कर्नाटका में यक्षगन, हुतारी, सुगी, कुनीथा, करगा, लंबी। केरला में कथकली, ओतम, थुलाल, मोहिनतम, कायकोतिकली। महाराष्ट्र में लवानी, नकाटा, कोली, लेजिम, गफा, दहीकला, दसवतार, बोहाडा। उड़ीसा में ओडिसी, सावत्री, घुमारा, पेंका, मुनारी एंड चाउ। वेस्ट बंगाल में कथी, गंभीरा, धली, जतरा, बॉल, मरासिया, महाल, कीर्तन। पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, दफ, धमन। राजस्थान में घूमर, चक्री, गानागोर, जूलन, लीला, झूमा, स्वीजनी, गपाल, कालबेलिया। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, कुमी, कोलातम और कवाडी। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चपेली, जट्टा। एंड म्यूज़िक में अब मेन स्कूल्स क्लासिकल म्यूज़िक के कौन से हैं? तो मेन 2 स्कूल्स हैं क्लासिकल म्यूज़िक के, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक। हिंदुस्तानी स्कूल ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पॉपुलर है, ईस्टर्न इंडिया में और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में बीन पॉपुलर बंदा जो इससे रिलेटेड है, असद अली खान, ज़िया मोइनुद्दीन खान। संतूर, शिव कुमार शर्मा। सरोद,
बुद्धादेव दास गुप्ता, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बहादुर खान, शरण रानी जरीन शर्मा, सारंगी उस्ताद बिंदा खान, सितार रविशंकर, हराशंकर भट्टाचार्य, निखिल बैनर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान, सुरबहार सज्जाद हुसैन, अन्नपूर्णा, वीणा सुरई स्वामी आयनंगर, चित्ती बाबू इमानी, वायलिन गजानन राव जोशी, एम एस गोपाल कृष्णन, टी एन कृष्णन, बालू स्वामी दीक्षितर, द्वारन वेंकट स्वामी नायडू, फ्लूट टी आर महालिंगम, एन रामानी, हरिप्रसाद चौरसिया एंड पन्नालाई घोष, नदास्वरन शेख चिन्नामोला, नीरू स्वामी पिल्लई, राजा रत्नम पिल्लई, शहनाई बिस्मिल्ला खान, मृदंगम पालघट मणि अय्यर, करयकुली पखवंग पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास बाबूराम शंकर पागलदास, तबला जाकिर हुसैन, निखिल घोष, किशन महाराज, अल्लाह रखा खान, पंडित स्मिता प्रसाद, कुमार बोस, लेफ खान। म्यूज़ियम्स की बात करें तो इंडियन आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम्स कहाँ कहाँ पे हैं? इंडियन आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता, नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली, सलार जंग म्यूज़ियम हैदराबाद, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिकल एंड आर्ट म्यूज़ियम्स, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी न्यू दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया मुंबई, रेल ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम न्यू दिल्ली, स्टेट म्यूज़ियम लखनऊ। ओके, लाइब्रेरीज़ की बात करें तो इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ जो हमारे देश में हैं, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना, सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, तंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी दिल्ली एंड कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई। फिर बात करते हैं कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। तो इंडिया में लगभग 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अंडर प्रोटेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आगरा फोर्ट जो 1983 में जो है ये बनी थी, अजंता केव्स 1983 महाराष्ट्र, एलोरा केव्स 1983 महाराष्ट्र, ताजमहल 1983 उत्तर प्रदेश, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट महाबलीपुरम 1984 तमिलनाडु, सन टेम्पल कोणार्क 1984 ओडिशा, चर्चेज एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा 1986 गोवा, फतेहपुर सिकरी 1986 उत्तर प्रदेश, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी 1986 कर्नाटका, खाजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स 1986 मध्य प्रदेश, एलिफेंटा केव्स 1987 महाराष्ट्र, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स एट थंजावुर, गंगाई कोंडालापुरम एंड दरसुरम 1986 and 87 and 2004 तमिलनाडु, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट पतादकल कर्नाटका, बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स एट सांची, हुमायूंस टॉम्ब। ओके, सो यू कैन सी ऑल दीज डिफरेंट जो ये बनाए गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ओके, अब हम बात करने वाले हैं, सो विद दिस इंडियन कल्चर इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड नाउ। अब हम बात करने वाले हैं फ्रीडम स्ट्रगल की, एक और टॉपिक जो आपके इसमें मैंशनड है, सिलेबस में मैंशनड है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, फ्रीडम स्ट्रगल। तो अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल की जो शुरुआत है वो होती है विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी फॉर्मेशन 1885 में हुई थी। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसने एक इनिशिएटिव लिया कि पूरे इंडिया लेवल पे वो एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाएगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी फाउंडेशन रखी गई और पहला सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था वो हेल्ड किया गया था 1885 में बॉम्बे में। और जो WC बैनर्जी थे वो इसके पहले राष्ट्रपति थे और 72 डेलीगेट्स जो पूरी इंडिया के थे उन्होंने इसको अटेंड किया था। उसके बाद दूसरा सेशन जो था इसका वो कोलकाता में 1886 में हुआ था और तीसरा सेशन जो है वो मद्रास में हुआ था 1887 में। 1885 और 1905 के बीच में कांग्रेस लीडर्स जो थे उनको मॉडरेट्स बोला जाता है। मॉडरेट्स जो है बेसिकली वो लोग थे जो मानते थे कि अंग्रेज़ लोग जो है वो हमारी बात मानेंगे, ठीक है, अंग्रेज़ों के न्याय में वो बिलीव करते थे। उनको मॉडरेट्स बोलते थे क्योंकि वो शांति प्रिय लोग थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई ताकि इंडियंस को ट्रेन किया जाए कि कैसे वो देश के लिए काम करें। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ तो लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को एक प्रोक्लेमेशन किया कि उसने कहा कि जो बंगाल का प्रोविंस है उसका हम लोग विभाजन करेंगे और ईस्ट बंगाल जो है हम लोग क्रिएट करेंगे और बाकी बंगाल से हम जो है ईस्ट बंगाल एंड आसाम को सेपरेट करेंगे। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है इससे क्या हो गया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट ज़्यादा एक्सट्रीम वायलेंट हो गया। कर्जन का रियल मोटिव क्या था कि वो चाहता था, क्योंकि बंगाल जो है वो एपी सेंटर था इंडिया के नेशनलिज्म का, इंडिया के राष्ट्रवाद का, तो उस मोमेंट को वो ख़त्म करना चाहता था, ठीक है। सिमिलरली जो हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स थे बंगाल में उनको वो बांटना चाहता था,
ठीक है। और वो चाहता था कि लोगों को मैं ये चीज़ बता सकूं कि ब्रिटिशर्स के पास कितनी ज़्यादा पावर है, कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ 1905 में। तो स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए। गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज थी उसको बाइकआउट किया गया, गवर्नमेंट के कोर्ट्स को बाइकआउट किया गया, गवर्नमेंट के स्कूल्स को बाइकआउट किया गया, कॉलेजेस को बाइकआउट किया गया, और जो फॉरेन गुड्स थे उनको बाइकआउट किया गया। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल मोमेंट भी था, एक इकोनॉमिक मोमेंट भी था। लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष जो है उन्होंने इस मोमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। ठीक है। मुस्लिम लीग 1906, तो दिसंबर 1906 में जो मुस्लिम डेलीगेट्स थे पूरे इंडिया के, वो ढाका में मिले मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। इस ओकेजन का फ़ायदा उठा के नवाब सलीमुल्लाह जो ढाका का था उसने कहा कि हम एक संगठन बनाएंगे मुस्लिमों के लिए। ठीक है, और उसके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया गया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो सेटअप की गई दिसंबर 30, 1906 को। फिर 1909 में क्या हुआ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए गए। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मिंटो जो कि वाइसरॉय था और मॉर्ले जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया का, उन्होंने कहा कि हमने कुछ रिफॉर्म्स जो है वो लाए हैं इंडियन काउंसिल्स के लिए। एक एक्ट जिसका नाम था इंडियन काउंसिल्स एक्ट या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स एक्ट जो है वो 1909 में पास किया गया, जिसमें कहा गया कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुस्लिम्स के लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब मुस्लिम्स जो है उनके पास अधिकार होगा अपने मुस्लिम लीडर्स चुनने का। उसके बाद लखनऊ पैक्ट 1916। तो लखनऊ पैक्ट, इसमें क्या हुआ कि एक 1916 में सेशन हुआ कांग्रेस का लखनऊ में, और यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट काम हुए। पहला तो जो कांग्रेस जो डिवाइड हो चुकी थी, जो बन चुकी थी एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स में, वो दोबारा से यूनाइट हो गई और एक समझ डेवलप की गई कि हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। ठीक है, और एक समझौता जो है वो साइन किया गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 1916 में जो एक पैक्ट साइन किया था कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम था जो उठाया गया था। उसके बाद होम रूल मूवमेंट 1916। तो होम रूल लीग्स जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। दो होम रूल लीग्स इस्टेब्लिश की गई थी, एक बीजी तिलक ने पूना में अप्रैल 1916 में, और दूसरा मिस एनी बेसेंट ने मद्रास में सितंबर 1916 में। तिलक का जो मोमेंट था उसका मेन फोकस महाराष्ट्र पे था। एनी बेसेंट का जो मोमेंट था वो पूरे बाकी देश को कवर कर रहा था। उसके बाद अगस्त डिक्लेरेशन 20 अगस्त 1917 को मोन्टैग जो सेक्रेटरी था स्टेट का इंग्लैंड का, उसने कहा कि धीरे धीरे जो है हम ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे इंडिया में जिनको इंडियंस ही रूल करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि जो होम रूल मूवमेंट है वो एंड हो गया। उसके बाद 1919 में रोलैट एक्ट जो है वो लाया गया। अब क्या था रोलैट एक्ट, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो 1917 में कमेटी जो है वो सेटअप की गई, और इस कमेटी का जो प्रेसिडेंट था वो था सर सिडनी रोलैट। उसने देखा कि इंडिया में कुछ लोग हैं जो वायलेंस का सहारा जो है ले रहे हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए। तो इस रिपोर्ट की बेसिस पे रोलैट एक्ट जो है वो मार्च 1919 में पास किया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। इस एक्ट में ये कहा गया कि कोई भी इंसान जो है, अगर सरकार को ये लगे कि ये इंसान हमारे खिलाफ़ आवाज़ उठा रहा है तो उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस अरेस्ट के ख़िलाफ़ जो है कोई भी पटिशन हम दाखिल जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एक्ट है इसको ब्लैक एक्ट बोला गया, और इसकी बहुत ज़्यादा खिलाफत लोगों ने की, और एक ऑल इंडिया हड़ताल जो है वो 6 अप्रैल 1919 को ऑर्गेनाइज़ की गई। उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वो हुआ 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन, जिस दिन हार्वेस्टिंग होती है, एक पब्लिक मीटिंग जो है वो जलियांवाला बाग में जो है ऑर्गेनाइज़ की गई। जनरल डायर जो है वो अंदर आया और उसने किसी को वार्निंग दिए बगैर जो है उसने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उसकी जो ये फायरिंग है वो 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यू रही, और तब तक उसने फायरिंग की जब तक उसकी सारी गोलियां ख़त्म नहीं हुई। तो ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 379 लोग जो थे वो मर गए, और 1137 लोग जो है वो ज़ख्मी हो गए थे इस इंसिडेंट में। पूरे देश में जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है जो उसको एक अवार्ड दिया था अंग्रेज़ों ने, वो अवार्ड जो है उसने त्याग दिया। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट 1920 में हुआ। खिलाफत मोमेंट की बात करें तो खिलाफत मोमेंट क्यों इंडिया में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि टर्की जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था। तो इंडिया में जो मुस्लिम्स थे वो इस चीज़ को लेके अपसेट थे कि ब्रिटिशर्स ने जो है टर्की के साथ जो है उनका रिलेशन अच्छा नहीं था। तो दैट इज़ वाई उन्होंने खिलाफत मोमेंट लॉन्च किया था। अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली जो है उन्होंने ये मोमेंट स्टार्ट किया था, और उसके बाद इसको कांग्रेस ने भी ज्वाइन किया था।
उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 टू 1922, महात्मा गांधी ने जो है अपना प्लान अनाउंस किया कि हम नॉन कॉपरेशन, हम जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो रोलेट एक्ट है वो लाया है, जलियांवाला बाग मैसाकर किया है, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको नागपुर सेशन में दिसंबर 1920 में अप्रूव किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जो है इस मूवमेंट की जो शुरुआत है वो 1920 में की थी। मेन मकसद इस मूवमेंट का काम क्या था कि हमने स्वराज अटेन करना है, आज़ादी, इंडिपेंडेंस अटेन करनी है, लेकिन कोई हिंसा हमने नहीं करनी है। पूरा जो मूवमेंट था ये, इसको कॉल ऑफ किया गया 11 फेब 1922 को, गांधी ने, जब चौरी चौरा इंसिडेंट गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ यूपी में। बहुत सारे जो टॉप लीडर्स थे कंट्री के, वो परेशान हो गए कि अचानक से इतना सक्सेसफुल मूवमेंट जो है इसको सस्पेंड कर दिया गया। 5 फेब को एक लोगों का एक बहुत बड़ा झुंड था, उन्होंने पुलिस स्टेशन जो चौरी चौरा में था वहाँ पे आग लगाई और 22 जो पुलिस वाले थे वो वहाँ पे जल गए। उसके बाद स्वराज पार्टी की बात करें तो लीडर्स जैसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है, उन्होंने एक सेपरेट ग्रुप बनाया कांग्रेस में जिसको स्वराज पार्टी बोलते थे। 1 जनवरी 1923 को स्वराजिस्ट जो है वो चाहते थे कि वो काउंसिल इलेक्शंस जो है वो लड़े और गवर्नमेंट को अंदर से जो है वो हिलाए। उसके बाद साइमन कमीशन 1927, तो 1919 का जो एक्ट था इसमें एक प्रोविज़न था, ठीक है, ठीक है, इसमें एक प्रोविज़न था कि 10 साल के बाद जो है इसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। लेकिन जो रिव्यू कमीशन है जो सेटअप किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 साल पहले ही अपॉइंट किया 1927 में। इंडियन लीडर्स ने जो है इस कमीशन को अपोज़ किया, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था और साइमन गो बैक के नारे जो है वो इंडिया में लगाए गए। गवर्नमेंट ने जो है ब्रूटली बेसिकली लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और लाहौर में लाला लाजपत राय जो है उसको जो है लाठी चार्ज जो है उन पे किया गया। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्किनहेड जो है उसने इंडियंस को चैलेंज किया। उसने कहा कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस करे, ठीक है, जो जिसको सब एक्सेप्ट करें। चैलेंज जो है वो कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया और एक ऑल पार्टी मीटिंग जो है उन्होंने 28 फेब 1928 को बुलाई। कमेटी जिसमें 8 लोग थे वो बनाई गई ताकि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट जो है वो बनाया जाए, जिसका हेड था मोतीलाल नेहरू। रिपोर्ट जो इस कमेटी ने पब्लिश की थी इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद लाहौर सेशन 1929, तो दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप के अंडर लाहौर सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया, जहाँ पे पूर्ण स्वराज जो है उसको डिक्लेयर किया गया कि ये हमारा अल्टीमेट गोल है। दिसंबर 31 1929 को जो ट्राई कलर फ्लैग, तिरंगा जो है उसको अडॉप्ट किया गया एज अ फ्लैग, उसको लहराया गया और जनवरी 26 1930 को जो है फिक्स किया गया इज़ द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, जिसको कहा गया कि इसको जो है हम लोग हर साल सेलिब्रेट करेंगे। फिर दांडी मार्च 1930, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जो है उसने अपना फेमस जो मार्च था दांडी का वो शुरू किया अपने 79 फॉलोअर्स के साथ, ताकि जो सॉल्ट लॉ है उसको वो ब्रेक कर सके। दांडी के कोस्ट पे वो 5 अप्रैल 1930 को पहुंचा, ठीक है, 200 माइल्स का डिस्टेंस कवर करके, और 6 अप्रैल को जो है उसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया सॉल्ट लॉज को ब्रेक करके। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो वुमेंस ने जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। गढ़वाल सोल्जर्स ने जो है अपने लोगों पे फायर करने से मना कर दिया। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है नवंबर 1930 में लंदन में हुई थी और कांग्रेस ने इसको बॉयकॉट कर दिया था। 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी ने एग्री किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम सस्पेंड करेंगे और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सितंबर 1931 में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये लंदन में हुई। महात्मा गांधी ने जो है कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इंडिया जब वो वापस आए तो वो डिसअपॉइंटेड थे। जनवरी 1932 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है दोबारा से शुरू किया गया। पूना पैक्ट, अब जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जो SC ST थे, वो चाह रहे थे कि हमको भी अलग इलेक्ट्रेट मिले, ये आइडिया जो है इसको अबेंडन कर दिया गया, लेकिन उनके लिए जो है सीट्स रिजर्व की गई। पूना पैक्ट जो है उसमें एग्री किया गया कि अपर एंड लोअर कास्ट दोनों को जो है जॉइंट इलेक्टोरेट मिलेगा। डिमांड फॉर पाकिस्तान, चौधरी रहमत अली खान ने जो है पाकिस्तान टर्म कॉइन की 1933 में। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने जो है डिमांड की कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बने, ठीक है। फिर क्रिप्स मिशन 1942 में आया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो चाहता था कि इंडिया जो है उनके साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कॉपरेट करे, तो उन्होंने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा 23 मार्च 1942 को। इसको हम लोग क्रिप्स मिशन बोलते हैं। मेन रिकमेंडेशंस क्रिप्स की क्या थी कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे, दैट इज़
तुम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट हो लेकिन स्टिल हम लोगों के अंडर ही हो। तो कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया और गांधी ने क्रिप्स प्रपोजल को कहा एक पोस्ट डेटेड चेक। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 टू 1944, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है वो बॉम्बे में 8 अगस्त 1942 को मिली और उन्होंने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया। उसी दिन गांधी ने जो है अपना एक फेमस स्लोगन दिया, डू और डाई। 8 एंड 9 अगस्त 1942 को गवर्नमेंट ने जो है जितने भी मेन लीडर्स थे कांग्रेस के उनको जो है अरेस्ट किया। महात्मा गांधी को जो है पूना में जेल में रखा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद और बाकी लीडर्स को भी जेल में डाला गया अहमदनगर फोर्ट में। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है फाइनल एक कोशिश की गई थी देश को आज़ाद करने की। फिर इंडियन नेशनल आर्मी INA, तो 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जो है सिंगापुर पहुंचे और उन्होंने दिल्ली चलो की एक वॉर क्राई दी थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का उनको प्रेसिडेंट बनाया गया और वो जल्द ही सुप्रीम कमांडर बन गए थे इंडियन नेशनल आर्मी के, और उन्होंने जय हिंद का स्लोगन इंडिया को दिया था। इंडियन नेशनल 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स थी जिनके नाम थे गांधी, आज़ाद एंड नेहरू। ठीक है, रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड जो था एक वुमेन फोर्स था और INA हेडक्वार्टर्स जो थे वो रंगून एंड सिंगापुर में थे। कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन जो है इसमें एक सोल्यूशन था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम का। प्रपोज़ल जो है वो दिया गया कि हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे जो ऑफिस में रहेगी जब तक एक नई गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शंस जो है वो जुलाई 1946 में हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे जो है अनाउंस किया 16 अगस्त 1946 को। इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनाई गई जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंडर 2 सितंबर को। फिर माउंटबेटन प्लान, ठीक है, तो 20 फरवरी 1947 को प्राइम मिनिस्टर एटली ने जो है अनाउंस किया हाउस ऑफ कॉमन्स में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि इंडियंस को जो है वो पावर जो है वो दे दे। लॉर्ड माउंटबेटन जो है जिसके पास बहुत सारी पावर्स थी वो इंडिया का वाइसरॉय बन गया 24 मार्च 1947 को। पार्टीशन ऑफ इंडिया और क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको लगा कि ये सही चीज़ है। लॉर्ड माउंटबेटन को कंसल्ट करने के बाद जो पार्टीशन ऑफ इंडिया का जो प्लान है वो 3 जून 1947 को लाया गया। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने अल्टीमेटली माउंटबेटन प्लान को जो है अप्रूव किया। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, मेन फीचर इस एक्ट के क्या थे कि हमारे देश का हमने बंटवारा करना है इंडिया एंड पाकिस्तान में, और ये इफेक्ट में आएगा 15 अगस्त 1947 से। 15 अगस्त 1947 को इंडिया और 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। लॉर्ड माउंटबेटन को पहला गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया का बनाया गया और मोहम्मद अली जिन्ना पहला गवर्नर जनरल पाकिस्तान का बन गया। C राजगोपालाचारी जो है वो पहला और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल इंडिया का बना। जब इंडिया रिपब्लिक बना 26 जनवरी 1950 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पहले प्रेसिडेंट हमारे देश के बने। ठीक है, ओके, सो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक की जो है डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। ओके, सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे है चाइना के बाद। चाइना जो है वो टॉप पे है विद 1341.0 मिलियन पीपल। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 17.5% बनाती है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, और इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है दैट इज़ जस्ट 2.42% ऑफ वर्ल्ड एरिया। तो इतनी सारी पॉपुलेशन है इंडिया की और इतना कम एरिया है, तो दैट इज़ वाई इंडिया जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है गरीबी को ख़त्म करने में। इकोनॉमिकली जो है वो इंडिया बैकवर्ड है। इंडिया की नेशनल इनकम बहुत कम है, तो ये हमको बताता है कि कितनी प्रॉब्लम्स इंडिया फेस करता है। अब लास्ट टाइम जो पॉपुलेशन की जो काउंटिंग हुई थी इंडिया में, ऑफिशियल काउंटिंग हुई थी वो 2011 में हुई थी। तो यहाँ पे हम 2011 के सेंसस की बात करेंगे। तो टोटल जो पॉपुलेशन थी इंडिया की अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस दैट वाज 17.7% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो थी 1.21 बिलियन, जिसमें से 623 मिलियन जो थे वो मेल्स थे और 587 मिलियन जो थे वो फीमेल्स थे। ग्रोथ कितनी देखी गई? 17.7% डेकेडल ग्रोथ देखी गई 2001 से 2011 तक। मेल्स में 17.1% और फीमेल्स में 18.3%। सबसे ज़्यादा डेकेडल ग्रोथ देखी गई मेघालय में 27.9%, और नेगेटिव ग्रोथ देखी गई नागालैंड में। दैट इज़ नागालैंड की जो पॉपुलेशन है वो कम हुई। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। पॉपुलेशन डेंसिटी जो इंडिया की है दैट इज़ 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार की 1106 स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशियो 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। टोटल लिटरेसी रेट 73%, मेल्स 80.9%, फीमेल्स 60%।
हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला 94%, लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार 61.8%। ओके, बाकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी है। 1951 में इट वाज 361 मिलियन, 1961 में 439 मिलियन, 1971 में 548 मिलियन, 1981 में 683 मिलियन, 1991 में 846 मिलियन, 2001 में 1.02 बिलियन एंड 2011 में 1.21 बिलियन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी बढ़ी, 113, 177, 267, 282, 130, ठीक है। और एनुअल कंपाउंड रेट भी कैसे बढ़ा है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये इंडियन पॉपुलेशन है जो ऑलरेडी हमने सेंसस देख लिया। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी की है इंडिया की, अगर हम बात करें तो, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव स्टडीड अबाउट। सो दिस इज़ द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। ओके, तो बात करते हैं इंडिया के रिवर्स की। तो सबसे पहले इंडिया के रिवर्स में आते हैं हिमालयन रिवर्स, वो रिवर्स जिनका ओरिजिन हिमालय से होता है, ठीक है। तो 3 मेजर रिवर्स हैं जो नॉर्दर्न इंडिया में पाए जाते हैं जिनका ओरिजिन हिमालय से होता है। सबसे पहले आता है इंडस रिवर सिस्टम, उसके बाद आता है गंगा रिवर सिस्टम, थर्ड नंबर पे आता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है इंडस सिस्टम। इंडस रिवर की बात करें तो सबसे बड़ी नदी जो है दैट इज़ इंडस रिवर, ठीक है। और इंडस रिवर को श्योक रिवर, शिगार रिवर और गिलगित रिवर, ये 3 रिवर्स इसको जम्मू कश्मीर में ज्वाइन करते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में हैं झेलम, चिनाब, रावी, बियास एंड सतलज, जो कि इसको पाकिस्तान में ज्वाइन करती हैं। दूसरा मेजर जो सिस्टम है वो है गंगा रिवर का। गंगा रिवर की बात करें तो मेन जो स्ट्रीम है गंगा की वो 2 मेजर रिवर से मिलके बनती है, भागीरथी एंड अलकनंदा। और भागीरथी और अलकनंदा जो है ये देवप्रयाग में मिलती है, और देवप्रयाग में जब ये मिलती हैं उसके बाद इनको गंगा कहा जाता है। इलाहाबाद एक जगह है जहाँ पे यमुना गंगा से मिलती है। बाकी ट्रिब्यूटरीज जो गंगा की हैं उसमें घाघरा, सोन, गंडक, कोशी और दामोदर आती है। यमुना की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उसमें चंबल, बेतवा और कैन आता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र तीसरा मेजर सिस्टम है नॉर्थ में। हेड स्ट्रीम जो ब्रह्मपुत्र की है वो तिब्बत में लाई करती है जहाँ पे इसको सैंगपो बोलते हैं, और ये इंडियन टेरिटरी को जब एंटर करती है तब इसको दिहांग बोला जाता है। सुबनसिरी, कामोंग, धानसिरी, मानस एंड तीस्ता जो है ये कुछ और मेजर रिवर्स हैं जो कि नॉर्थ में इसको ज्वाइन करते हैं, और बुशी, दिहिंग, दिसांग एंड कोपोली जो है इसको साउथ में ज्वाइन करते हैं। लोहित जो है एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। फिर बात करते हैं डेक्कन रिवर्स की। तो डेक्कन के जो रिवर्स हैं वो नॉर्दर्न इंडिया से डिफरेंट है, ठीक है। इनका ओरिजिन प्लेट्यू से होता है, प्लेट्यू के हिल से होता है, और इनमें जो पानी है वो मानसून रेंज का पानी आता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स में महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आता है। जब मानसून रेन नहीं होती है तब ये नदियाँ एकदम सूख जाती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी जो है वो ईस्ट में बहती हैं और बहुत बड़े बड़े डेल्टास बनाती हैं जब ये समुंदर में जाती हैं, उससे पहले। और ऑन द अदर हैंड जो वेस्ट डायरेक्शन में जो रिवर्स फ्लो करती है, नर्मदा, तप्ती एंड सरस्वती, वो वैलीज़ के थ्रू रन करती है और इस्टुअरीज बनाती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गंगा की, इंडस की हम बात करते हैं तो इंडस का जो ओरिजिन है वो 5180 मीटर के एल्टीट्यूड पे होता है, तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास। झेलम का ओरिजिन एक माउंटेन स्प्रिंग है वेरीनाग में, वहाँ से होता है। चिनाब का ओरिजिन 5880 मीटर के एल्टीट्यूड पे होता है, लाहुल में। रावी का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू हिल्स में होता है। ब्यास का ओरिजिन रोहतांग पास के पास जो कुल्लू हिल्स हैं उनमें होता है। सतलज का ओरिजिन 4630 मीटर के एल्टीट्यूड पे धर्मा पास के पास जो है वो होता है। इसके बाद गंगा की बात करें, 2 स्ट्रीम्स बनाती हैं गंगा। तो अलकनंदा का एलिवेशन 7800 मीटर के एलिवेशन पे ओरिजिन होता है, और भागीरथी का 6600 मीटर के एलिवेशन पे। यमुना एक हॉट स्प्रिंग है यमुनोत्री के पास, 6315 मीटर एलिवेशन। रामगंगा नियर नैनीताल 3110 मीटर हाइट। घाघरा नियर मानसरोवर लेक। गंडक इन द सेंट्रल हिमालयाज नियर तिब्बत 7600 मीटर। बुरही गंडक सोमेश्वर हिल 330 मीटर। कोसी फ्रॉम तिब्बत नेपाल। दामोदर छोटा नागपुर प्लेट्यू नियर तोरी 1366 मीटर। गोमती ईस्ट ऑफ प्लिबिथ टाउन। ब्रह्मपुत्र और इसकी ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र, चेमा योंगडोंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक। अब वेस्ट में कौन सी रिवर्स बहते हैं? वेस्ट में देर आर 4 मेजर रिवर्स, नर्मदा, तपी, लूनी, साबरमती। नर्मदा अमरकंटक प्लेट्यू में 1060 मीटर के एल्टीट्यूड पे ओरिजिन होता है। तपी बैतूल डिस्ट्रिक्ट 792 मीटर के एल्टीट्यूड पे ओरिजिन होता है। लूनी अन्ना सागर अजमेर में, और साबरमती अरावली हिल। ईस्ट में जो रिवर्स बहते हैं उसमें
महानदी रायपुर डिस्ट्रिक्ट 442 मीटर, ब्रह्मानी रांची 600 मीटर, बैतरनी बिहार 600 मीटर, सुवर्णरेखा छोटा नागपुर प्लेट्यू, गोदावरी त्रंबक नासिक 1067 मीटर, मनीरा बिहार, पेनगंगा बुद्धा रेंज वर्धा बैतूल डिस्ट्रिक्ट और वेनगंगा सैनी डिस्ट्रिक्ट, इंद्रावती कुलाहाड़ी डिस्ट्रिक्ट, साबरी सुईकरण हिल, कृष्णा महाबलेश्वर 1327 मीटर, बीमा भीमेश्वर विलेज, तुंगभद्रा गोमतक पीक, कावेरी ब्रह्मागिरी हिल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश के 2 पॉपुलर लेक्स हैं, प्यूलिकट लेक एंड कोलेरू लेक। असम के 3 लेक्स में हैफलॉन्ग लेक, दीपौर बील, चंदूबी लेक। बिहार कानवर लेक, गुजरात हमीरसर लेक, कनकारिया लेक, हरियाणा बदखल लेक, ब्रह्मा सरोवर। हिमाचल प्रदेश चंद्रताल, महाराणा प्रताप सागर। जम्मू कश्मीर में दल लेक, वुलर लेक। कर्नाटका अगारा लेक, कर्नाटका उलसूर लेक, कुत्तानाड लेक केरला में। देन केरला में सस्तमकोटा, मध्य प्रदेश भोजताल, महाराष्ट्र शिव सागर, मणिपुर लोकतक लेक, मेघालय उमियम लेक, तामदिल मिज़ोरम, चिलिका लेक उड़ीसा, हरिके पंजाब, कंजी पंजाब, सांबर लेक राजस्थान, सोमगो लेक सिक्किम, चेम्बरकनम तमिलनाडु, हुसैन सागर तेलंगाना, गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश, बेला सागर उत्तर प्रदेश एंड भीमताल उत्तराखंड एंड कालीवली तमिलनाडु। ओके, अब हम स्टडी करने वाले हैं लास्ट टॉपिक ऑफ इंडियन जीके विच इज़ वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आपको एक चीज़ पता है कि भाई इंडिया जो है वो इक्वेटर के पास है और इसकी जो पोजीशन है वो इंडियन ओशियन के पास है। तो दैट इज़ वाई ये 2 फैक्टर्स, पहला फैक्टर है इक्वेटर, दूसरा फैक्टर है इंडियन ओशियन। ये 2 फैक्टर्स है जो इंडिया के क्लाइमेट पे असर डालते हैं। ठीक है, अब इंडिया का जो क्लाइमेट है ये मानसून टाइप का है एंड इंडिया को हम मानसून कंट्री बोलते हैं। ठीक है, और इंडिया में जो क्लाइमेट है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, टाइम के साथ साथ भी जो है वेरिएशंस देखने को मिलती है और डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट क्लाइमेट होता है। ठीक है, ऑन वन हैंड इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे 1000 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे एरियाज़ हैं इंडिया में, फॉर एग्जांपल थार डेजर्ट है या कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख रीजन में, जहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश पड़ती है। सिमिलरली हिमालयाज़ के जो अपर रीचेज़ हैं, जो टॉलर माउंटेन्स हैं, वहाँ पे बहुत टेम्परेचर बहुत कम होता है और सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। सिमिलरली लैटिट्यूड्स के साथ भी जो क्लाइमेट है वो वेरी करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो देश के एग्जैक्टली बीच में से जो है पास होता है। ठीक है, और ये टेम्परेट हाफ बनाता है नॉर्थ में और ट्रॉपिकल हाफ बनाता है साउथ में। हिमालयाज़ का रोल भी जो है इंडिया के क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये इंडिया को एक ट्रॉपिकल कैरेक्टर देते हैं, हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं साल भर, साउथ वेस्ट मानसून को ब्लॉक करते हैं और बारिश जो है इनकी वजह से होती है। इंपॉर्टेंट फीचर जो मानसून का है कि विंड्स का जो रिवर्सल है वो हो जाता है जब सीज़न चेंज हो जाता है। तो मानसून की बेसिस पे जो साल है उसको 4 सीजन्स में बांटा जाता है इंडिया में। विंटर सीज़न जो रहता है फ्रॉम दिसंबर टू फेब, समर सीज़न मार्च टू मई। ओके, एंड उसके अलावा अगर हम बात करें रेनी सीज़न जून टू सितंबर, ऑटम सीज़न अक्टूबर टू नवंबर। विंटर सीज़न की बात करें तो विंटर सीज़न की शुरुआत दिसंबर में होती है और जनवरी में जो है ठंड सबसे ज़्यादा होती है। और इंडिया में जो है जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर कम होता जाता है। दिन को जो है एकदम से लाइट बहुत ज़्यादा होती है, धूप पड़ती है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कभी कभी जो है बारिश पड़ती है। ठीक है, और कोल्ड वेव्स देखने को मिलती हैं। फिर समर सीज़न आता है मार्च एंड मई के बीच में, जब टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हाई होता है और एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता है, क्योंकि जो जो बेल्ट ऑफ हीट है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होती है। मई के एंड में लो प्रेशर ट्रॉफ जो है वो डेवलप होता है, जो कि विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्री मानसून रेन्स होती हैं। फिर रेनी सीज़न आता है, अर्ली जून जैसे ही आता है वैसे ही रेनी सीज़न आता है। लो प्रेशर एरिया जो है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स के ऊपर डेवलप हो जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि वो साउथ वेस्ट रेन बियरिंग विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर अंदर ये जितनी भी विंड्स हैं पूरे इंडिया में आ जाती हैं। साउथ वेस्ट मानसून्स का ओरिजिन इंडियन ओशियन में आता है और ये लैंड मास के ऊपर ब्लो करती है फ्रॉम जून टू सितंबर। तो इंटेंस समर हीट की वजह से एक लो प्रेशर एरिया जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में बनता है, लेकिन ओशियनिक रीजन्स में लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर सेंटर होता है। कंसिक्वेंटली एयर जो है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑटम सीज़न। तो ऑटम सीज़न की जो शुरुआत है वो मिड सितंबर में होती है और लैंड मॉइस्ट रहती है और एटमॉस्फेयर ह्यूमिड रहता है। वेदर जो है इस टाइम पे हाई डे टेम्परेचर होता है, स्काई क्लियर होता है, प्लेजेंट नाइट्स होती हैं।
अब इंडिया के मानसून की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट डू वी मीन बाय मानसून? मानसून क्या होता है? मानसून एक विंड होती है जो ब्लो करती है 6 महीने समर में, और ठीक है, और विंटर में, ठीक है। तो ये ब्लो कर समर में ये आती है समुंदर से ज़मीन की तरफ, और विंटर में ये जाती है ज़मीन से समुंदर की तरफ। मानसून विंड्स जो हैं वो अलग अलग सीजन्स में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून। तो चलिए बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून क्या है। तो ये वो विंड्स हैं जो अपने साथ रेन लाती हैं, बारिश लाती है, मॉइस्चर लाती है, और ये एंड मई से लेके एंड ऑफ सितंबर तक देखी जाती हैं। समर में, गर्मियों में क्या होता है कि सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं, जिससे इंडियन प्लेन्स का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है कि इंडियन ओशियन के ऊपर ये जो किरणें हैं ये एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं पड़ती, ऑब्लिकली पड़ती है। तो जो ज़मीन है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, वो ज़्यादा गर्म होती है इन कंपैरिजन टू समुंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़मीन के ऊपर एक लो प्रेशर डेवलप होता है और समुंदर के ऊपर एक हाई प्रेशर डेवलप होता है। तो विंड्स जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, समुंदर से लैंड की तरफ जाती है, ठीक है। तो विंड जो होती है वो मॉइस्ट होती है, और जब ये विंड जो है ये एक पहाड़ से टकराती है तो बारिश देखने को मिलती है। अब अर्थ की रोटेशन की वजह से जो मानसून विंड्स हैं जो इंडिया की तरफ आती हैं वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती हैं इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद, और वो साउथ वेस्ट विंड्स बन जाती हैं। तो इंडिया जो है वो इन्हीं विंड्स पे डिपेंडेंट है अपनी रेनफॉल के लिए। तो जून से सितंबर तक इंडिया में 90% जो बारिश है वो इसी सीज़न में होती है। फिर आती है नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करें तो जैसे ही सन साउथ डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है उसकी जो किरणें हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली गिरती हैं। तो इंडियन ओशन के ऊपर जो हवा है वो गर्म हो जाती है, हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पे इंडियन प्लेन्स के ऊपर ऑब्लिकली गिर रही हैं तो प्लेन्स के ऊपर जो एयर है वो ठंडी हो जाती है और हाई प्रेशर जोन डेवलप हो जाता है। तो विंड जो है वो प्लेन से समुंदर की तरफ जाती है और लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, दैट इज़ वाई इनको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। एंड 10% जो टोटल बारिश है इंडिया में वो इसकी वजह से होती है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इंडिया के क्रॉप्स के बारे में, कौन कौन सी फसलें हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3 सीजन्स में फसलों को ग्रो किया जाता है। सबसे पहला सीज़न होता है, ठीक है। सबसे पहले टाइप के क्रॉप्स जिनको इंडिया में ग्रो किया जाता है उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होते हैं? ऐसे क्रॉप्स जिनकी सोइंग, जिनको बोया जाता है साउथ वेस्ट मानसून जब स्टार्ट होती है उस टाइम पे, जून जुलाई के बीच में, और जिनकी हार्वेस्टिंग, कटाई जो है वो उसी सीज़न के एंड में सितंबर अक्टूबर में होती है। मेजर क्रॉप्स जो इस सीज़न में ग्रो किए जाते हैं उसमें आता है राइस, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, जूट, कॉटन, सेसमम, कुछ दालें जैसे कि मूंग एंड उड़द। राबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स जिनकी सोइंग ठंडे सीज़न के, दैट इज़ कोल्ड सीज़न के स्टार्टिंग में होती है अक्टूबर टू दिसंबर, और जिनकी कटाई वार्म सीज़न के स्टार्टिंग में होती है मार्च टू अप्रैल। वीट, ग्राम, बार्ले, पोटैटोज, ज्वार, ऑयल सीड्स जो है वो इसमें आते हैं। और ज़ेद क्रॉप्स 2 टाइप के होते हैं। ज़ेद खरीफ क्रॉप्स जिनकी सोइंग अगस्त में होती है और सितंबर में होती है, और हार्वेस्टिंग दिसंबर जनवरी में होती है। मोस्टली जो ऑयल सीड्स हैं जैसे कि मस्टर्ड हैं उनको इस सीज़न में ग्रो किया जाता है। ज़ेद राबी क्रॉप्स जिनकी सोइंग हॉट सीज़न की स्टार्टिंग में फेब या मार्च में होती है और हार्वेस्टिंग जो है अप्रैल या मई में होती है। समर वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स जैसे कि अपना ज्वार, मेज़, वाटरमेलन्स, क्यूकम्बर इसमें आते हैं। मेजर क्रॉप्स इंडिया के कौन से हैं? मेजर क्रॉप्स इंडिया के हैं सबसे पहले राइस, जिसको हम चावल भी बोलते हैं, मेन क्रॉप है। राइस की बात करें तो राइस जो है जब स्टार्टिंग में राइस ग्रो करता है तो 16 से लेके 20 डिग्री का टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, और जब ये पकता है तो उस टाइम पे 18 से 32 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है। 150 टू 300 सेंटीमीटर रेनफॉल, अच्छी खासी बारिश पड़नी चाहिए। मिट्टी एलुवियल सॉइल बेस्ट होती है। एरिया एंड स्टेट वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका, असम, महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो राइस की होती है वो वेस्ट बंगाल में होती है। फिर बात करते हैं वीट की। तो टेम्परेचर कितना चाहिए? अर्ली ग्रोइंग स्टेजेस में 10 से 15 डिग्री, और जब ये पकता है तब 25 से 28 डिग्री। बारिश 50 टू 100 सेंटीमीटर। वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, थोड़ी हैवी सॉइल होनी चाहिए, ठीक है। एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल पे बढ़िया ग्रो करता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में ग्रो करता है, ठीक है। फिर मेज़ की बात करें तो मेज़ जो है 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। फ्रॉस्ट नहीं, दैट इज़ कोहरा नहीं पड़ना चाहिए। रेनफॉल 50 टू 100 सेंटीमीटर। जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी उतना ज़्यादा ये ग्रो करेगा, ठीक है। राइपनिंग, जब ये पकता है उस टाइम पे ठंडी कंडीशंस और ड्राई कंडीशंस होनी चाहिए।
नाइट्रोजन रिच लोमी सॉइल बेस्ट होती है। एरिया एंड स्टेट की बात करें, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और बिहार। फिर मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स के केस में टेम्परेचर 27 से 32 डिग्री हाई टेम्परेचर्स में सर्वाइव करता है। अगर बारिश भी नहीं पड़ेगी फिर भी सर्वाइव करेगा। रेनफॉल 50 टू 120 सेंटीमीटर। इसको ड्रॉट क्रॉप बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा बारिश नहीं लगती है। ठीक है, मिट्टी अगर ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं होगी फिर भी ये ग्रो करेगा। ठीक है, एरिया एंड स्टेट की बात करें, ज्वार एंड बाजरा जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, गुजरात, राजस्थान में ग्रो होता है। पल्सिस की बात करें 20 से 30 टेम्परेचर, रेनफॉल 50 टू 75 सेंटीमीटर, ड्राई लाइट सॉइल, एरिया एंड स्टेट पूरे इंडिया में ग्रो होता है। शुगर केन गन्ने की बात करें तो टेम्परेचर जो है ये 20 से 28 डिग्री का टेम्परेचर, लंबा रेनी सीज़न जो है ज़रूरी होता है। ठीक है, और जब ये पकता है उस टाइम पे जो सीज़न है वो ड्राई होना चाहिए। मिट्टी एकदम गहरी मिट्टी होनी चाहिए, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, पानी को रिटेन करनी चाहिए। फ्लैट सॉइल्स पे ग्रो करता है। एरिया एंड स्टेट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। इसके बाद कॉटन की बात करें तो कॉटन टेम्परेचर 25 डिग्री आइडियल है। धूप बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, 510 mm एंड 1115 mm के बीच में रेनफॉल होनी चाहिए। मीडियम लोम्स विद गुड ड्रेनेज सॉइल्स जो है इसके लिए बढ़िया मानी जाती है। उसके बाद एरिया एंड स्टेट, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कॉटन इंडिया में प्रोड्यूस करता है। उसके बाद गुजरात, तेलंगाना, एमपी, कर्नाटका एंड छत्तीसगढ़। जूट की बात करें 27 से 30 डिग्री टेम्परेचर, 1150 एंड 2400 mm के बीच में बारिश। सॉइल एलुवियल सॉइल चाहिए और इंडिया जो है वो प्रोडक्शन एंड एरिया में नंबर 1 पे है वर्ल्ड में। टी 21 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर होना चाहिए, 1270 एंड 6350 mm के बीच में रेनफॉल होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। एरिया एंड स्टेट, इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है टी का। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी 14 से 26 डिग्री के बीच में, रेनफॉल जो है 1116 mm। सॉइल वेल ड्रेन वॉल्केनिक सॉइल्स। एरिया एंड स्टेट कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में ग्रो करता है। सिमिलरली रबर, हाई टेम्परेचर 27 डिग्री, रेनफॉल 1525 mm। सॉइल डीप फ्राइबल सॉइल। ओके, अब इंडिया में अब हम बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। अब इंडिया में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हैं, ठीक है, क्या ज़रिए हैं ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है इंडिया का, दैट इज़ रेलवेज़। अब रेलवेज़ को लेके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहली ट्रेन जो है इंडिया में वो इंट्रोड्यूस की गई थी मुंबई एंड थाने के बीच में, 34 किलोमीटर, अप्रैल 16, 1853 को। सो यू माइट बी आस्क्ड, बताओ सबसे पहली ट्रेन इंडिया में कब इंट्रोड्यूस की गई थी और कौन सी जगहों के बीच में इंट्रोड्यूस की गई थी। सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो चलाई गई थी मुंबई CST कुर्ला लाइन पे फेब 1925 में। ठीक है, पूरे देश में सबसे बड़ी जो पब्लिक सेक्टर अगर कोई एंटिटी है तो वो है रेलवे। 15,000 ट्रेन्स जो है वो उसके अंडर ऑपरेट करती है और 7,349 स्टेशंस को डेली ये कवर करती है। लगभग 1.32 मिलियन एम्प्लॉयज़ हैं, लगभग 13 लाख कर्मचारी हैं जो इसमें काम करते हैं। 11,461 लोकोमोटिव्स हैं, 53,453 पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स हैं, 6,714 बाकी कोचिंग व्हीकल्स हैं और 2,71,098 वैगन्स हैं। इंडिया का पहला मेट्रो रेलवे जो है वो कोलकाता में अक्टूबर 24, 1984 को इंट्रोड्यूस किया गया था। राजस्थान का जो प्रेस्टिजियस टूरिस्ट ट्रेन है दैट इज़ पैलेस ऑन व्हील्स, लगभग 42.92% जो रूट किलोमीटर्स है वो इलेक्ट्रीफाइड है। टोटल रूट जो है इज़ ऑन 31st वो था 68,442 किलोमीटर। मेट्रो ट्रेन सर्विस न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुई थी December 24, 2002 को। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ओवरऑल कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडियन रेलवेज़ का है वो रेलवे बोर्ड के पास है, जिसको सेटअप किया गया था 1905 में। इंडियन रेलवेज़ को 17 जोन्स में जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। साउदर्न रेलवे चेन्नई, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, सेंट्रल रेलवे मुंबई, नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर एंड ऐसे बहुत सारे ये हैं। रेलवे गॉजेस की बात करें तो इंडियन रेलवे गॉजेस जो है वो 3 गॉजेस के अंडर ऑपरेट करते हैं। ब्रॉड गॉज 1.676 मीटर, मीटर गॉज 1 मीटर और नैरो गॉज 0.762 मीटर। ठीक है, फिर बात करते हैं सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो कहाँ पे है, कौन सी है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की, जो न्यू दिल्ली टू वाराणसी जो है वो रन करती है। फिर प्रोडक्शन यूनिट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे इनके प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। उसके बाद शिपिंग की बात करें तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बना था 1961 में। शिपिंग जो है वो इंडियन इकोनॉमी के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लगभग 95% जो हमारी कंट्री का ट्रेड वॉल्यूम है, ठीक है, जो हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो शिप्स के थ्रू होता है, 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। हेडक्वार्टर जो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के हैं वो चेन्नई में है। इंडियन टनेज की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री को जो है ये नेशनलाइज किया था 2004 में। ठीक है,
अभी जो एस की फ़्लीट है दैट इज़ 79 वेसल्स, लगभग 3.26 मिलियन ग्रॉस टनेज है, जिसमें सेलुलर कंटेनर वेसल्स, क्रूड ऑयल टैंकर्स आते हैं, प्रोडक्ट टैंकर्स, बल्क कैरियर्स, एलपीजी अमोनिया कैरियर्स आते हैं। शिप यार्ड्स, 4 मेजर शिप यार्ड्स हैं पब्लिक सेक्टर में: गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता, माजागोन डॉक लिमिटेड मुंबई, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम। पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है 7,517 किलोमीटर है। 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 बाकी पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स जो है गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और माइनर पोर्ट्स स्टेट्स के अंडर आते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो टीएस चाणक्य मुंबई में प्री सी ट्रेनिंग देता है। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज ऑफ एडवांस मैरीटाइम स्टडीज़ एंड रिसर्च मुंबई में। मिसलिनियस फैक्ट्स, शिपिंग टनेज की बात करें तो सेकंड है एशिया में, पहला जापान है, इंडिया की पोजीशन 16 है वर्ल्ड में शिपिंग टनेज में। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग सिविल एविएशन की। तो अगर हम सिविल एविएशन की बात करें तो सिविल एविएशन की जो शुरुआत है इंडिया में वो 1877 में हुई थी, जब जोसेफ लिन ने जो है 5000 फीट तक एक बलून जो है उसको उड़ाया था लाल बाग से मुंबई में। वर्ल्ड वॉर 2 से जो है एयर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिला और 11 पैसेंजर्स एंड कार्गो एविएशन कंपनीज जो है उन्होंने अपने ऑपरेशंस इंडिया में स्टार्ट किए। जितने भी एयर रूट्स एंड कंपनीज हैं उनको नेशनलाइज किया गया 1953 में। एयर इंडिया लिमिटेड एंड इंडियन एयरलाइंस का जब मर्जर हुआ तो एक नई कंपनी बनी, नेशनल एविएशन कंपनी इंडियन लिमिटेड की। कंसिक्वेंटली मर्जर के बाद नई एंटिटी एयर इंडिया जिसको बोला जाता है वो बनाई गई। महाराजा जो है वो इसका मैस्कॉट है। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज ऑन जुलाई 1 2019 इंडिया में 102 एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें से 7 एयरपोर्ट्स दिल्ली एंड मुंबई को छोड़ के जो है वो जॉइंटली ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, 8 कस्टम एयरपोर्ट्स और बाकी एयरपोर्ट्स जिनको बाकी स्टेट्स या प्राइवेट सेक्टर्स ऑपरेट करते हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लीडर पीएसयू है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर। ठीक है, जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करती है। एंड देन हमारे पास आता है पवन हंस लिमिटेड, जो 1985 में सेटअप किया गया था, जिसका नाम रखा गया था पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। हेलीकॉप्टर सर्विसेज देता है पेट्रोलियम सेक्टर को। फिर बात करते हैं रोड की। तो इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो वर्ल्ड में सबसे बड़े रोड नेटवर्क्स में से आता है। लगभग 58.97 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है इंडिया का। रोड नेटवर्क में नेशनल हाईवेज़, स्टेट हाईवेज़, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रूरल रोड्स आते हैं। नेशनल हाईवेज़ के थ्रू, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 1,32,499 लंबाई है और 2% बनाता है टोटल लेंथ का और ब्रेड्थ का, लेकिन 40% जो टोटल ट्रैफिक है उसको ये कैरी करता है। नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये सेटअप की गई थी 1995 में, और जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं उनकी मेंटेनेंस मैनेजमेंट का जो रोल है वो इसका ही है। नेशनल हाईवेज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये मिनिस्ट्री की कंपनी है, जो कंस्ट्रक्शन या जो भी अपग्रेडेशन नेशनल हाईवेज़ की करनी होती है वो यही करती है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रोड्स की कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होती है। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज़ जो इंडिया के हैं: धुले, नागपुर, रायपुर, कोलकाता 1645 किलोमीटर, वाराणसी, जबलपुर, बेंगलोर, केप कॉमोरिन 2369 किलोमीटर, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई 1428 किलोमीटर, थाने, पुणे, हुबली, बेंगलोर, चेन्नई 1235 किलोमीटर। ओके, एंड ये सब है। ठीक है, सो विद दिस वी आर काइंड ऑफ डन विद आवर जीके। ओके, सो हमारा जीके फिनिश हो गया यहाँ पे।